नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं जंग के मैदान से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। इजरायली एयरबेस पर मंडराया है हिज्ब का ड्रोन। रमात एयरबेस पर पहुंचा हिज्ब का ड्रोन। हिज्ब ने जारी किए एयरबेस के सीक्रेट वीडियोस। लेबनान बॉर्डर से 55 किलोमीटर दूर है रमात का ये एयरबेस, जहां पर हिजबुल्लाह का ड्रोन मंडराया है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग तुर्क बनाम अरब की हो चुकी है। इजराइल के खिलाफ व्यू रचना के लिए तुर्की ने सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। हिजबुल्लाह इजराइल की धरती को जला रहा है और इजराइल विरोधी देश ईरान के प्रॉक्सी संगठन समंदर में इजराइल को घेर रहे हैं। तुर्की और हिजबुल्लाह की इस रणनीति से इजराइल विनाश के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। भूमध्य सागर का साइप्रस तुर्की और हिजबुल्लाह के चक्रव्यूह का एपिक सेंटर बन गया है। साइप्रस इस जंग में कितना अहम है, इस द्वीप पर हिजबुल्लाह और तुर्की की नजर क्यों है और कैसे तेल अवीव से 350 किलोमीटर दूर ईरान और तुर्की इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग ने अरब के पुराने समीकरण बिगाड़कर नए विनाशक समीकरण तैयार कर दिए हैं। तेईस जुलाई को सुपर प्राइम टाइम में टीवी 9 भारतवर्ष ने बताया कि हिजबुल्लाह के समर्थन में तुर्की उतर चुका है। अरब में तुर्क बनाम सऊदी अरब का संग्राम छिड़ने के हालात बन गए हैं। नेटो देश तुर्की हिजबुल्लाह के समर्थन में आ गया है और तुर्की के उतरते ही जंग अरब के सबसे महत्वपूर्ण द्वीप पर शिफ्ट हो गई है। ये द्वीप है साइप्रस। भूमध्य सागर में लेबनान, इजराइल और तुर्की के करीब ये साइप्रस देश अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। सवाल यह है कि जंग इजराइल की धरती से साइप्रस तक क्यों विस्तार ले रही है? हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में साइप्रस क्यों अहम हो गया है? तुर्की साइप्रस को लेकर अमेरिका के खिलाफ क्यों खड़ा हो गया है? हिजबुल्लाह के निशाने पर साइप्रस आखिर क्यों आ चुका है? इन सब सवालों का जवाब है गाजा युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल से हिजबुल्लाह की दुश्मनी। हिजबुल्लाह अक्टूबर 2023 से इजराइल की जमीन पर हमले कर रहा है। अब तक हिजबुल्लाह इजराइल की जमीन पर 5000 बार से ज्यादा रॉकेट और मिसाइल हमले कर चुका है। तेईस और 24 जुलाई को भी हिजबुल्लाह ने यह क्रम जारी रखा। इजराइल के 13 शहरों पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले किए। हिजबुल्लाह को ईरान का खुला समर्थन है और गाजा नरसंहार के बाद तुर्की भी ईरान और हिजबुल्लाह के समर्थन में खड़ा हो गया है। तीस मई को यूनाइटेड नेशंस के बंद से भी एर्दोआन खूब नाराज हुए। तुर्की गाजा युद्ध के मुद्दे पर नेटो से अलग स्टैंड पर खड़ा है।
नेटो का सबसे बड़ा देश अमेरिका इजराइल को मदद दे रहा है, तो हिजबुल्लाह और ईरान की मदद के लिए तुर्की खड़ा हो गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने अमेरिका की मुश्किल बढ़ाने के लिए एक कड़ा फैसला ले लिया है। तुर्की ने कहा है कि वो साइप्रस में नेवल बेस बनाने पर विचार कर रहा है। साइप्रस में नेवल बेस बनाना इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तुर्की ने यह ऐलान साइप्रस में ग्रीस के नेवल बेस बनाने की घोषणा के बाद किया है। ग्रीस जल्द ही दक्षिणी साइप्रस में नेवल बेस का काम शुरू कर सकता है। तुर्की साइप्रस में जहां बेस बनाने वाला है वो जगह तेल अवीव से 350 किलोमीटर दूर है। यहां तुर्की की नेवी के तैनात होने का मतलब है साइप्रस के नेटो ठिकानों पर हिजबुल्लाह का खतरा बढ़ना। साइप्रस को लेकर यूएन और अमेरिका से तुर्की का विवाद पुराना है और गाजा, हिजबुल्लाह सहित इजराइल के बहाने साइप्रस अब जंग का एपिसेंटर बन चुका है। दक्षिणी और उत्तरी साइप्रस को एक ब्लू लाइन बांटती है। उत्तरी साइप्रस को तुर्की टर्किश रिपब्लिकन नॉर्दर्न साइप्रस कहता है और 1974 से इस पर तुर्की का कब्जा है। तुर्की इसको स्वायत्त देश की तरह पेश करता है। इसकी राजधानी निकोसिया है। इसके साथ आपको बता दें कि तुर्की साइप्रस के इस क्षेत्र पर अपना दावा जताता रहा है। हालांकि यूएस या यूएन से इस क्षेत्र को मान्यता नहीं मिली है और तुर्की इससे नाराज है। अब समझिए कि साइप्रस इतना अहम क्यों है। दरअसल यहां अकोतिरी में ब्रिटिश सेना का एयरबेस है। अब दक्षिणी साइप्रस के पाफोस में ग्रीस ने अपना नेवल बेस बनाने का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसी ऐलान के बाद से तुर्की ने उत्तरी साइप्रस के वाफरा में नेवल बेस बनाने की घोषणा कर दी है। दरअसल तुर्की गाजा जंग के बाद हिज्ब के समर्थन में आ गया है, इसलिए बहुत जल्द साइप्रस के बाफरा में नेवल बेस बना सकता है। साइप्रस में ब्रिटेन का आकोतरी बेस हिजबुल्लाह का टारगेट है। आकोतरी बेस पर ब्रिटिश और यूएस दोनों की वायु सेना मौजूद है। इसी बेस से अमेरिका और ब्रिटेन हुती सहित हिजबुल्लाह पर हमलों के ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। इसके साथ ही इजराइल को भी आकोतरी बेस से मदद भेजी जाती है। साइप्रस में तुर्की के बेस बनने का मतलब माना जा रहा है कि भूमध्य सागर में ईरान और हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा होना। इजराइल की जमीन से शुरू हुई जंग अब समंदर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इजराइल को अमेरिका को घेरने के लिए ईरान ने समंदर से ही घेराबंदी की प्लानिंग तैयार की है। ईरान के सभी मित्र देश अरब से अमेरिका का निष्कासन सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी समुद्री व्यूह रचना कर रहे हैं। लाल सागर से इजराइल का कनेक्शन कट चुका है। अमेरिकी नेवल बेड़े पर होती लगातार हमले कर रहा है। लाल सागर, अदन की खाड़ी और अरब सागर तक होती के हमले हो रहे हैं। फारस की खाड़ी में ईरान अपनी नेवी के साथ मौजूद है। भूमध्य सागर में इजराइल के खिलाफ तुर्की साइप्रस द्वीप पर व्यूह रचना कर रहा है। इजराइल को लैंडलॉक नेशन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। समंदर का रक्षा कवच टूट रहा है और इजराइल की जमीन पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। समंदर में घेरने के साथ साथ अरब के ईरान समर्थक देश अमेरिका के सैन्य बेस भी हटा रहे हैं। सीरिया में अमेरिकी सैन्य बेस पर लगातार हमले हो रहे हैं। अमेरिका सीरिया से अपनी सेना हटाने पर विचार कर रहा है। इराक ने अमेरिका से अपने सैन्य बेस हटाने के लिए कहा है।
सितंबर के पहले हफ्ते से अमेरिका इराक से अपनी सेना हटाना शुरू कर देगा। इस तरह अरब में अमेरिका का दायरा छोटा होता जा रहा है और ईरान हिजबुल्लाह समर्थक देश इजराइल की घेरेबंदी में जुट गए हैं। इस घेरेबंदी में साइप्रस द्वीप बहुत अहम साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। क्रॉसनी लिबन में रूसी सेना के हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेनी कमांड पोस्ट पर ड्रोन से हमला किया गया है। यूक्रेन की यूएवी कमांड पोस्ट इस हमले में तबाह हो गई है। 10 कामिकाजी 300 FPV ड्रोन इस हमले में नष्ट हो गए। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अवदीविका में रूसी आर्टिलरी के हमले देखने को मिले हैं। यूक्रेन की जर्मन मेड होवित्जर गन इस हमले में नष्ट हो गई है। यूक्रेन के 40 से ज्यादा सैनिकों की भी मौत की खबर आ रही है। अब बुलेटिन में आगे बात कर लेते हैं। अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की बाइडेन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन जाते जाते ऐसा काम कर जाना चाहते हैं जिससे इतिहास में बाइडेन का नाम एक कमजोर प्रेसिडेंट के तौर पर दर्ज ना हो। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें बताया गया है कि बाइडेन रूस पर एटमी हमला करवा सकते हैं। मॉस्को में हिरोशिमा नागासाकी जैसा विनाश हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर रूस ने पलटवार किया तो यूरोप का तीसरे विश्व युद्ध का एपिक सेंटर बनना तय है। आखिर क्या है बाइडेन का वॉर प्लान? कैसे रूस को तबाह करने के लिए पेंटागन ने खुफिया तैयारी की है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। Идет влево, опознать цель. КП, что раз до точки пуска 1 минута. 3. अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को दूसरी बार चुनाव न लड़ पाने का मलाल इस कदर हावी है कि वो अब एक विध्वंसक फैसला ले सकते हैं। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स और न्यूज वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स ने राय शेयर की है, जिसमें Kim.com ने पब्लिश किया है। वो गुस्से में है। उनकी पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। मीडिया ने उन्हें कम तरह का, आर्थिक सहायता देने वालों ने उन्हें छोड़ दिया और दुनिया उन पर हंस रही है। वो युद्धकालीन राष्ट्रपति बनना चाहते थे। रूस को हराना उनकी ख्वाहिश थी। वो बुरी तरह विफल हुए, लेकिन जाते जाते बड़ा धमाका न कर जाएं। बाइडेन को लेकर लग रहे ऐसे कयासों ने विस्फोट कर दिया है। रूस सतर्क हो गया है, कहीं बाइडेन न्यूक्लियर अटैक न करा दे। आशंका जताई जा रही है बाइडेन आखिर तक न्यूक्लियर हथियारों की लॉन्चिंग कोड किसी को नहीं सौंपेंगे, बल्कि जनवरी में वो रूस पर एटमी अटैक करवा सकते हैं।
हालांकि इस तरह के कयासों को रूस ने अफवाह बताया है। क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है, बाइडेन को चुनावों से हटाया जाना हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन हम सतर्क हैं क्योंकि बाइडेन एक सशक्त राष्ट्रपति की छवि के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाइडेन रूस पर हमले का फरमान जारी कर सकते हैं। इसके लिए तैयारी भी कर ली है। इसकी शुरुआत यूक्रेन के बजाय आर्कटिक से हो सकती है क्योंकि रूस वहां सबसे मजबूत स्थिति में है। रूस ने आइस ब्रेकर शिप से बर्फ तोड़कर कई मिलिट्री बेस बना लिए हैं। यहां तक कि साइलो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। इसके अलावा अंडरग्राउंड एटमी लैब बनाई गई है जहां न्यूक्लियर हथियार बनाए जा रहे हैं। रूस की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने प्लान नॉर्डिक बनाया है, यानी यूरोप से लेकर अलास्का तक अमेरिका रूस को घेरने के लिए अपने वॉरशिप और सबमरीन तैनात करने वाला है। युद्ध की जमीन बाइडेन ने तैयार कर ली है, जिस पर रूस ने चेतावनी जारी की है। अमेरिका को ये चालाकी भारी पड़ने वाली है। दरअसल अमेरिका की घबराहट की बड़ी वजह है आर्कटिक में रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन का होना। जिससे चीन का दबदबा इंडो पैसिफिक के बाद आर्कटिक में भी बढ़ेगा। यानी रूस इंडो पैसिफिक में चीन की मदद करेगा, वहीं नॉर्थ सी रूट के लिए चीन रूस को सहयोग करेगा, जिसमें साझेदारी सिर्फ हथियारों तक ही नहीं बल्कि तेल गैस को ढूंढने और नेटो के वर्चस्व के खात्मे के लिए भी है। इसका सीधा मतलब है अमेरिका रूस के बीच ये टकराव कभी भी विध्वंसक हो सकता है और जो आगे एटमी युद्ध में भी बदल सकता है, जो आर्कटिक में एटमी जलजला ला सकता है। क्योंकि बाइडेन एक मजबूत राष्ट्रपति के तौर पर विदा होना चाहते हैं, न कि थके हारे और बहकने वाले प्रेसिडेंट के तौर पर। उधर आर्कटिक में अमेरिका आक्रामक भूमिका में है। नॉर्डिक देशों से बड़े हमले की तैयारी है। नॉर्वे हो, स्वीडन हो, फिनलैंड हो, अमेरिका ने इन तमाम जगहों पर मिलिट्री बेस बना लिया है, जिनके टारगेट पर आर्कटिक रीजन में मौजूद रूसी बेस कैंप है, जिसमें पहला टारगेट है कोला मिलिट्री बेस। ये रूस का सबसे बड़ा बेस है। टारगेट नंबर 2 है RITM न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे रूस ने 2 साल पहले शुरू किया था। इसके बाद रूस के 12 एयरबेस टारगेट पर हैं, जो आर्कटिक में हैं, जहां से रूस अमेरिका पर हमला कर सकता है। आर्कटिक में मौजूद रूस के 3 सबमरीन बेस पर भी टारगेट है, जहां रूस की न्यूक्लियर सबमरीन तैनात है। टारगेट नंबर 5 है एक एरियल ड्रोन बेस। इन्हें तबाह करके अमेरिका आर्कटिक में रूस की सैन्य ताकत को तबाह कर देना चाहता है। बाइडेन के आदेश पर पेंटागन ने जो वॉर प्लान तैयार किया है, उसमें नॉर्डिक देशों की तरफ से रूस की घेराबंदी की जाएगी। न्यूक्लियर वॉरशिप आर्कटिक के पास लगाया जाएगा। अलास्का की तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती होगी। इसके अलावा नॉर्डिक देशों में लॉन्ग रेंज मिसाइल अलर्ट मोड में रहेंगी और F-16 हमले के लिए उड़ान भरने को तैयार रहेंगे।
जबकि अभी रूस सिर्फ बाल्टिक रीजन पर फोकस कर रहा है, उधर अमेरिका ने रूसी बॉर्डर से लगे नेटो देशों पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की तैनाती नॉर्वे, फिनलैंड, पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया में की है। हालांकि रूस की आक्रामक रुख को देखते हुए नेटो में खलबली मच गई है। कई देश ऐसे हैं जो युद्ध से पैर पीछे खींच रहे हैं। जर्मनी ने कहा है युद्ध टालना जरूरी है। ब्रिटेन ने कहा है सेना बहुत कमजोर स्थिति में है। ग्रीस की तरफ से युद्ध को विनाशक स्थिति बताया गया है, जबकि हंगरी पहले ही युद्ध से पीछे हट चुका है। इसके अलावा एस्टोनिया और फ्रांस यूक्रेन में सेना भेजने के फैसले पर दोबारा विचार कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी में ब्रिटेन है। ब्रिटिश आर्मी चीफ ने कहा है कि ब्रिटेन को अगले 3 साल में एक बड़े युद्ध के लिए तैयार होना होगा। यह युद्ध रूसी गठबंधन से हो सकता है, जिसमें चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया शामिल है। लेकिन यह तैयारी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश फौज हथियार और सैनिकों की कमी से जूझ रही है, जबकि रूसी गठबंधन लगातार ताकतवर हो रहा है। अब रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच नया सैन्य समझौता हुआ है, जिसमें हथियार और साइबर सुरक्षा पर बड़ी डील हुई है। इसके अलावा चीन और रूस आर्कटिक में साथ मिलकर नया वॉर जोन बना चुके हैं। ऐसे में अगर अमेरिका उनसे टकराता है तो नेटो देश भी साथ आएंगे, तो वो दौर सबसे विध्वंसक हो सकता है, क्योंकि तब एटमी अस्त्रों का प्रयोग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। अरब में अमेरिका की दादागिरी अब संकट में पड़ गई है। अरब जंग में रूस और चीन की एंट्री हो चुकी है। सिर्फ एंट्री ही नहीं, बल्कि चीन ने ऐसा पासा फेंका है कि इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी मुश्किलों की भंवर में फंस गया है। चीन की पहल पर एक दूसरे के दुश्मन हमास और फतह में सुलह हो गई है। चीन के संरक्षण में दोनों संगठनों ने एक साथ मिलकर इजराइल को मिटाने की हुंकार भरी है। रिपोर्ट देखिए। गाजा में युद्ध की जो आग लगी है वो और भी विकराल होने जा रही है। गाजा से लेकर इजराइल तक विनाश की बहुत बड़ी लहर आने वाली है। अरब में असली जंग अब शुरू होने जा रही है। अरब में ये वो युद्ध होगा जिसमें कई देशों का नामो निशान मिट सकता है। विनाश का ये खतरा तब मंडराने लगा जब अरब की जंग में चीन और रूस की आधिकारिक एंट्री हो गई। युद्ध में दो महाशक्तियों की एंट्री हुई तो उन्होंने दो विरोधी गुटों में सुलह करवा दी। दो दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं और इसी के साथ इजराइल के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इजराइल के सामने अब तक का सबसे बड़ा संकट इसलिए आ खड़ा हुआ है क्योंकि गाजा और फिलिस्तीन की दो सबसे बड़ी शक्तियों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है।
ये दोनों शक्तियां हैं गाजा की हमास और फिलिस्तीन की फतेह। ये संभव हुआ है चीन की कोशिश से। चीन ने हमास और फतेह के प्रतिनिधियों को बीजिंग बुलाया। बीजिंग में इनका आधिकारिक स्वागत किया गया। चीन की मध्यस्थता से न सिर्फ दोनों में विवाद खत्म हुआ बल्कि सुलह भी हो गई है। हमास और फतेह में जो समझौता हुआ है उसे बीजिंग डिक्लेरेशन नाम दिया गया है। इस डिक्लेरेशन में क्या है, अब इसे समझिए। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रणनीतिक उपलब्धि है। फिलिस्तीन की तरफ दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ। गाजा नरसंहार और भूखमरी के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया गया है। इस समझौते का मकसद गाजा पट्टी में इजरायल को रोकना है। इजरायल के खिलाफ एकजुटता दिखानी होगी। फिलिस्तीन रेजिस्टेंस फोर्स बनाई जाएगी। युद्ध खत्म होने के बाद हमास और फतेह दोनों मिलकर सरकार चलाएंगे। समझौते का गारंटर चीन को बनाया गया है। हमास और फतेह की ये जोड़ी इजरायल के लिए कितनी खतरनाक साबित होने वाली है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले इन दोनों गुटों में विवाद क्या था, वो जानना जरूरी है। नवंबर 2004 में फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति यासिर अराफात की मौत हो गई। साल 2005 से हमास और फतेह के बीच गाजा शासन को लेकर विवाद शुरू हो गया। 25 जनवरी 2006 को गाजा चुनाव में हमास की जीत हुई। जीत के बाद हमास और फतेह के बीच जंग छिड़ गई। 2007 में हमास ने गाजा पर कब्जा कर लिया। फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फतेह का शासन सिर्फ वेस्ट बैंक तक ही सीमित रह गया। गाजा में हमास की सरकार है, जबकि वेस्ट बैंक यानी फिलिस्तीन में फतेह का शासन है। गाजा में शासन को लेकर ही हमास और फतेह में 18 सालों से लड़ाई चल रही थी। लेकिन चीन ने अब ये लड़ाई खत्म करवा दी है। दो दुश्मन दोस्त बन गए हैं। अब उनका दुश्मन इजरायल है। हमास और फतेह एक साथ इजरायल के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ने वाले हैं। हमास और फतेह एक साथ आए तो इजरायल बौखला गया। इजरायल जानता है कि अब गाजा की जंग आसान नहीं होने वाली है। लिहाजा आईडीएफ हमास और फतेह का जॉइंट ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही गाजा को खत्म करने में जुट गया है। इजरायली सेना प्रमुख गाजा बॉर्डर पहुंचे और इसी के साथ गाजा के खात्मे का अभियान शुरू हो गया। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के कालंदिया इलाके में हमास से जुड़ी इमारत को तबाह कर दिया। वेस्ट बैंक के ही तुलकर्म में भी इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। सेंट्रल गाजा में इजरायल ने उस इमारत को उड़ा दिया जहां से हमास के लड़ाके हमले कर रहे थे। आईडीएफ इसी तरह गाजा को दहला रही है। जवाब में हमास ने भी इजरायली सेना को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हमास के लड़ाके गाजा में इजरायली फौज को कुछ इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। हमास के हमले में इजरायल को न सिर्फ हथियार गंवाने पड़ रहे हैं बल्कि बड़ी तादाद में उसके सैनिक भी मारे जा रहे हैं। इजरायल के लिए सिर्फ हमास और फतेह का गठबंधन ही खतरा नहीं है बल्कि दुनिया भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन से भी नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू बाइडेन से मिलने अमेरिका पहुंचे तो उनके होटल के बाहर हजारों प्रदर्शनकारी पहुंच गए। उन्होंने गाजा में नरसंहार को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ आक्रोश का इजहार किया। अमेरिका में इसी तरह कई जगहों पर इजरायल का जबरदस्त विरोध हो रहा है। नेतन्याहू और उनकी सेना के लिए सबसे मुश्किल दौर अब शुरू होने वाला है, क्योंकि अरब युद्ध में अब आधिकारिक तौर पर रूस और चीन आ गए हैं। रूस ने ईरान के साथ कैस्पियन सागर में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। और इस तरह से अरब में ईरान के साथ रूस और चीन आ गए हैं। दूसरी तरफ हमास और फतेह का गठबंधन हो गया है। इजरायल फिलहाल हूती और हिजबुल्लाह के हमलों से परेशान है।
लेकिन अब उसे हमास और फतेह के हमलों का भी सामना करना होगा। ऐसे में गाजा युद्ध अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब आगे बात कर लेते हैं पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स की माहौल की। क्या पेरिस ओलंपिक पर म्यूनिख जैसा हमला होने वाला है? क्या आतंकी हमले से फ्रांस की राजधानी दहलने वाली है? क्या गाजा युद्ध का खौफनाक इफेक्ट ओलंपिक गेम्स पर पड़ने जा रहा है? यह सवाल या आशंकाएं इसलिए है क्योंकि पेरिस ओलंपिक पर बहुत बड़े हमले का खतरा बढ़ा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ओलंपिक गेम्स को लहूलुहान करने की किसने साजिश रची है? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छब्बीस जुलाई 2024। इसी तारीख से फ्रांस की राजधानी पेरिस में दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इसी तारीख से ओलंपिक गेम्स शुरू होने जा रहे हैं। ये ओलंपिक गेम्स 11 अगस्त तक चलेंगे, यानी 17 दिनों तक। लेकिन इसी ओलंपिक गेम्स पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आशंका है कि पेरिस में म्यूनिख जैसा हमला हो सकता है। ओलंपिक पर एक नहीं बल्कि दो खतरे मंडरा रहे हैं। एक खतरा रूस की तरफ से बताया जा रहा है तो दूसरा खतरा गाजा युद्ध को माना जा रहा है। ओलंपिक गेम्स पर हमला हो सकता है, इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की पुलिस ने फ्रांस में ही 40 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया। फ्रांस की सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि यह शख्स रूस का नागरिक है जो पेरिस ओलंपिक गेम्स के दौरान बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा था। फ्रांस का दावा है कि आरोपी ओलंपिक गेम्स की सिक्योरिटी से जुड़ी जानकारी जुटा रहा था। रूसी एजेंट की गिरफ्तारी के साथ ही पेरिस की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई है। सिक्योरिटी एजेंसियां गिरफ्तार किए गए एजेंट से पूछताछ कर रही हैं। इसी बीच एक मास्कमैन ने जो धमकी दी है उससे भी फ्रांस के पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियों की नींद उड़ गई है। मास्कमैन ने फ्रांस के राष्ट्रपति और वहां के लोगों को धमकी देते हुए कहा है कि गाजा जंग में फ्रांस इजराइल का साथ दे रहा है, लिहाजा पेरिस ओलंपिक में खून की नदियां बहेंगी। पेरिस ओलंपिक में इजराइल के खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में इस बात की आशंका है कि कट्टरपंथी संगठन ओलंपिक गेम्स में हमला कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ये गाजा युद्ध का सबसे खौफनाक परिणाम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रंटलाइन पर रूसी वायुसेना के हमले एक बार फिर से देखने को मिले हैं। रूस की सुखोई 34 फाइटर जेट से बम वर्षा की गई है। फैब 500 हमलों में यूक्रेनी पोस्ट तबाह हो गया और यही वो बम है जिनको गिराया गया, जिसका इफेक्ट कई किलोमीटर में देखने को मिला। और ये देखिए कैसे बाकायदा इसका वीडियो भी शूट किया गया है। डोनेट्स्क में एक बार फिर से रूसी आर्टिलरी के हमले को अंजाम दिया गया है। रॉपिरा एंटी टैंक गन से गोलीबारी की गई है। डोनेट्स्क में यूक्रेन की कई चौकियां नष्ट हो गई हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री मंगलवार को चीन पहुंच रहे हैं। इस दौरे पर दिमित्रो कुलेवा ने चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, मगर पूरी दुनिया यूक्रेनी विदेश मंत्री के चीन दौरे पर जाने से हैरान है, क्योंकि एक तरफ चीन अमेरिका का कट्टर विरोधी है, नेटो देशों से भी चीन का तनाव है, तो वहीं चीन और रूस दशकों से अच्छे मित्र देश हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा आखिरकार जिनपिंग के दर पर क्यों पहुंचे? क्या जेलेंस्की को चीन से हथियार चाहिए या फिर जिनपिंग से लगाई है जंग रोकने की गुहार? देखिए इस रिपोर्ट में।
have to finish the war as soon as possible. आधा से ज्यादा यूक्रेन पुतिन के बारूदी ताप से राख हो चुका है। यूक्रेन के तमाम बड़े शहर रूसी अटैक से दहल रहे हैं। यूक्रेनी सेना के दर्जनों हथियार डिपो, मिलिट्री बेस, एनर्जी इंफ्रा तहस नहस हो चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन जंग हार सकता है। पुतिन ब्रिगेड के आगे सरेंडर कर सकता है और मुमकिन यह भी है कि दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का वजूद खत्म हो जाए। हैरानी इस बात की है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका, दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन नेटो और दुनिया का सबसे ताकतवर गुट यूरोपियन यूनियन बीते 29 महीनों से यूक्रेनी खेमे को पावरफुल बनाने में जुटे हैं। बम, गोला बारूद के साथ साथ विध्वंसक हथियारों की खेप सप्लाई की जा रही है। बावजूद इसके यूक्रेनी सेना के आत्मसमर्पण की बात क्यों की जा रही है? क्यों यूक्रेन के संपूर्ण विनाश की आशंका जताई जा रही है? तो इसके पीछे की वजह है यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का सबसे ताजा बयान। अब तक रूस को बराबरी की टक्कर देने का दम भरने वाले, क्रीमिया पर फिर से फतेह हासिल करने का प्रण लेने वाले ज़ेलेंस्की का इस कदर भयभीत होना, जंग से पीछे हटना तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा चीन के आधिकारिक दौरे पर गए हैं। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। दावा है कि दिमित्रो कुलेबा ने चीन से रूस यूक्रेन जंग रोकने की अपील की। रूस यूक्रेन के बीच समझौते के लिए चीन को मध्यस्थ बनाने की पेशकश की। पहली बार यूक्रेन के कोई विदेश मंत्री चीन दौरे पर पहुंचे, वो भी तब जब चीन और रूस अच्छे मित्र देश हैं। जंग में भी चीन खुले तौर पर रूस का समर्थन करता रहा है। ऐसे में यूक्रेनी विदेश मंत्री का चीन दौरे पर जाना, चीन को जंग रोकने के लिए रूस से समझौते के लिए मध्यस्थ बनाना बेहद ही हैरान करने वाला है। तो आपको बता दें कि इस वक्त यूक्रेन चौतरफा घिर चुका है और हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अगर यूक्रेन ने सही वक्त पर जंग नहीं रोकी तो फिर वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन का वजूद ही दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन जंग के 29 महीनों बाद अचानक ही ज़ेलेंस्की जंग रोकने की बात क्यों करने लगे हैं? क्यों यूक्रेनी ब्रिगेड अब सरेंडर के मोड में आ चुकी है? तो आपको बता दें कि इसकी पहली वजह है पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिलने वाले हथियारों की सप्लाई का घटना, यानी तय वक्त पर हथियारों की खेप का ना मिलना, जिसके चलते यूक्रेनी सेना वेपन क्राइसिस से जूझ रही है। दूसरी वजह 29 महीनों तक लगातार जंग लड़ने से यूक्रेनी डिफेंस की मैन पावर का कम होना। मतलब यह है कि यूक्रेन के पास जंग लड़ने वाले सैनिकों की तादाद अब कम हो रही है। तीसरी वजह सैन्य मदद को लेकर नेटो देशों में खटपट होना। दरअसल नेटो के कुछ देश यूक्रेन की सैन्य मदद करने से अब साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। चौथी वजह ईस्टर्न फ्रंट पर रूसी सेना का दबदबा बढ़ना।
ईस्टर्न यूक्रेन के कई इलाकों में रूस का कब्जा हो चुका है और हालात ऐसे ही रहे तो यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर रूस का ध्वज लहराना तय है। पांचवी और सबसे अहम वजह, अमेरिका में बाइडेन का दोबारा राष्ट्रपति ना बनना, क्योंकि बाइडेन की जगह कमला हैरिस डेमोक्रेटिक की राष्ट्रपति उम्मीदवार लगभग तय हो चुकी हैं। छठी वजह भी यूक्रेन को सरेंडर के लिए मजबूर कर रही है, वो ये है कि यूएस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाले ट्रंप का यूक्रेन के समर्थन में खड़ा ना होना। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो जीते तो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई देना बंद कर देंगे। और सातवीं वजह है रूसी हमलों में यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरी तरह से तबाह हो जाना, जिसके चलते यूक्रेनी नागरिकों का आम जनजीवन अब अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे हालात में जंग लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। वेपन क्राइसिस से लेकर गोला बारूद की किल्लत, जिसके चलते यूक्रेनी सेना रूसी हमले का पलटवार तक छोड़िए डिफेंस तक नहीं कर पा रही। इसी तरह नेटो के देश भी यूक्रेन की सैन्य मदद को लेकर दो खेमे में बंट चुके हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन का चुनाव से हटना, ट्रंप का यूक्रेन की सैन्य मदद से साफ इनकार करना ज़ेलेंस्की के लिए मुसीबत से कम नहीं है। मगर ज़ेलेंस्की को जिस बात का सबसे ज्यादा डर सता रहा है वो है ईस्टर्न यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना का कब्जा होना। लगातार ईस्टर्न फ्रंट पर यूक्रेन का बैकफुट पर आना, दरअसल रूसी ब्रिगेड ईस्टर्न यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से न सिर्फ हमला कर रही है बल्कि खार्किव, दनीप्रो, सूमी जैसे कई इलाकों में रूसी सेना का कंट्रोल भी हो चुका है। खार्किव, रूसी सेना का इस्कंदर मिसाइल से भीषण हमला। डोनेस्क, यूक्रेनी बेस पर फैब 500 ग्लाइड बम से अटैक। ज़पोरिजिया, यूक्रेन का हथियार डिपो मिसाइल हमले में तबाह। निकोलेव, रिहायशी इलाकों में लड़ाकू विमानों की स्ट्राइक। मेलिटोपोल, कामिकाज़े ड्रोन्स के जरिए विस्फोटक हमला। डोनेस्क, लुहांस्क में पहले ही रूसी ध्वज लहरा चुका है। दनीप्रो और खार्किव के कई इलाकों को रूसी सेना जीत चुकी है और आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि जल्द ही पुतिन की फौज यूक्रेन की राजधानी कीव पर फतह हासिल कर सकती है। ऐसे में अगर यूक्रेन को पुतिन प्रकोप से बचना है, अगर यूक्रेन के बाकी इलाकों में रूस का कब्जा ना हो, इसके लिए अभी से ही ज़ेलेंस्की जंग रोकने की बात कर रहे हैं। चीन को मध्यस्थ बनाकर रूस से समझौते की पेशकश कर रहे हैं ताकि यूक्रेन का वजूद बचाया जा सके, वरना जंग इसी तरह जारी रही तो एक बात शीशे की तरह साफ है, आज नहीं तो कल या तो यूक्रेन का रूस में विलय हो जाएगा या फिर यूक्रेन कई टुकड़ों में बंट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन हाइपरसोनिक हथियार उसकी एक कमजोर नब्ज है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में अमेरिका अपने दुश्मन देशों से पीछे है, लेकिन अब AUKUS साझेदारों के साथ अमेरिका ऐसी मिसाइल तैयार करने जा रहा है जो उसे हाइपरसोनिक रेस के रूस के करीब लाकर खड़ा कर सकती है। अमेरिका ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रिटेन को अब साझेदार बना लिया है। इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब अमेरिका अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर किसी दूसरे देश के साथ काम करेगा। रिपोर्ट देखिए।
इसी साल अप्रैल महीने में अमेरिका ने अपनी घातक हाइपरसोनिक मिसाइल से पर्दा उठाया। पहली बार इसकी तस्वीरें दुनिया के सामने आई। उस हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अमेरिका ने दुनिया को बताया, जिसे वो बीते 7 साल से तैयार कर रहा है। इस मिसाइल का नाम है माको हाइपरसोनिक मिसाइल। अमेरिका का दावा है कि माको दुश्मन का सबसे बड़ा काल है। माको पलक झपकते ही दुश्मन की जमीन को ध्वस्त कर सकती है। सुपर पावर अमेरिका अब ऐसा ही हाइपरसोनिक हथियार ब्रिटेन के साथ मिलकर तैयार करने जा रहा है, जो माको मिसाइल की तर्ज पर तैयार होगा और हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका को रूस के पास लाकर खड़ा कर देगा। इस मिसाइल को ऑकस समझौते के तहत बनाया जाएगा। मिसाइल का प्रोटोटाइप ब्रिटेन में ही तैयार होगा। इस मिसाइल को अमेरिका का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब अमेरिका अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर किसी और देश के साथ मिलकर काम करेगा। अमेरिका के इस फैसले की वजह दुश्मन का तेजी से बढ़ता हाइपरसोनिक खतरा है। दरअसल अमेरिका के दुश्मन देश हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में उससे काफी आगे निकल चुके हैं, जो उसकी सुरक्षा और सुपर पावर की गद्दी के लिए एक बड़ा खतरा है। रूस के पास किंजल और जिरकॉन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। चीन के पास भी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल पहले से है। वो एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल पर भी काम कर रहा है। ईरान फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुका है। उत्तर कोरिया भी अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा करता है। अमेरिका अगर ताकत और हथियार के मामले में कहीं अपने दुश्मनों से पीछे है तो वो हाइपरसोनिक रफ्तार वाली मिसाइलें हैं। इसलिए अमेरिका लंबे समय से हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग कर रहा है। ऑकस समझौते के तहत अब ब्रिटेन भी उसका साथ देगा। अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य 2030 तक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना है जिसकी ताकत दुश्मनों को उनकी हद में रहने पर मजबूर कर दे। ये मिसाइल माको हाइपरसोनिक मिसाइल की तर्ज पर तैयार होगी। अपने प्रोजेक्ट के लिए माको को चुनने की वजह इसकी कमाल की खूबियां हैं। लॉकहीड मार्टिन के मिसाइल प्रोडक्शन हेड टिम काहिल ने अपने एक बयान में कहा है, मुझे लगता है कि माको एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक मल्टी टारगेट मिसाइल है। इसकी रेंज, स्पीड और लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म का कोऑर्डिनेशन कमाल का है। माको मिसाइल का नाम दुनिया की सबसे तेज शार्क शॉर्ट फिन माको के नाम पर रखा गया है। दरअसल माको आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा रफ्तार के साथ दुश्मन पर धावा बोलती है। इसकी स्पीड 6174 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बताई जाती है, जबकि इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। मिसाइल का वजन 590 किलो है। इसकी लंबाई 13 फीट है। माको मिसाइल देखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा विध्वंस मचाती है। ये अपने साथ 60 किलो वॉरहेड लेकर जा सकती है।